लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि एक मरा हुआ समाज कैसा दिखता है। आपने कभी मरे हुए समाज को देखा है? आज आपको दिखाएंगे। और इस देश में लोगों को आखिर क्या होता जा रहा है, समाज को क्या होता जा रहा है, ये उसकी एक परफेक्ट केस स्टडी है। अब जो तस्वीरें आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई हैं, जहां 28 वर्ष के एक आरोपी ने दिन दहाड़े फुटपाथ पर एक 45 वर्ष की महिला का बलात्कार किया। और जिस वक्त यह घटना हुई वहां मौजूद लोग इस आरोपी को रोकने की बजाय, इसे पकड़ने की बजाय अपने स्मार्टफोन से इस बलात्कार की घटना का वीडियो बनाते रहे। सोचिए, जिस समाज में लोग बलात्कार की घटना होने के बाद मोमबत्तियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, पैदल मार्च निकालते हैं, धरना देते हैं, हड़ताल करते हैं, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट लिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसी समाज में और इन्हीं लोगों के सामने जब वाकई में किसी महिला का किसी फुटपाथ पर बलात्कार होता है तो ये लोग आरोपी को रोकने का प्रयास भी नहीं करते। इसलिए आज आपके सामने दो तस्वीरें हैं। एक, बलात्कार होने के बाद हमारे देश में कैसे लाखों लोग क्रोधित होकर, आक्रोशित होकर सड़कों पर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और इन्हें रोकने की बात करते हैं। लेकिन जब बलात्कार उनकी आंखों के सामने होता है तब ना तो किसी को क्रोध आता है, ना कोई रोकने की कोशिश करता है और लोग सिर्फ एक वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आज बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ एक वीडियो के लिए ही हो रहा है? क्या यह सब कुछ सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए हो रहा है? क्या इस सब चीजों का जो अंतिम मंजिल है वो सिर्फ सोशल मीडिया बन गया है? अगर बलात्कार हो रहा होगा तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना है, और बलात्कार हो चुका है तो फिर विरोध करते हुए अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना है। क्या बस यही है? इस घटना में भी जिस व्यक्ति ने बलात्कार का वीडियो बनाया, अगर उसमें जरा सी भी संवेदना होती तो वो इस घटना का वीडियो बनाने के बजाय महिला को बचाने की कोशिश करता और वहां से आने वाले लोगों की मदद लेता, लोगों को बुलाकर लाता और कहता कि इसे रोकिए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस व्यक्ति के पास स्मार्टफोन तो था लेकिन संवेदनाएं नहीं थी, कैमरा तो था लेकिन संवेदनाएं नहीं थीं। और इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, सोशल मीडिया भी आ गया, स्मार्टफोन भी आ गया, इंटरनेट भी आ गया, शानदार कैमरा भी आ गया, लेकिन संवेदनाएं नहीं आई। ये समझ नहीं आई कि इस टेक्नोलॉजी को, इस इंटरनेट को, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कहां करना है। उज्जैन पुलिस का कहना है कि उसने इस घटना का स्वतः ही संज्ञान तब लिया जब उसे सोशल मीडिया से इस घटना की पूरी जानकारी मिली और इसका वीडियो उन्होंने देखा और यह वीडियो उन्हें मिला। पुलिस का यह भी कहना है कि इस वायरल वीडियो के आधार पर उसने पीड़ित महिला की पहचान की। फिर पीड़ित महिला ने खुद इस बात की पुष्टि की पुलिस के सामने कि उसके साथ फुटपाथ पर बलात्कार की वारदात हुई थी और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति का नाम है लोकेश और आरोप है कि इसने पीड़ित महिला की गरीबी का फायदा उठाकर उससे पहले दोस्ती की, शादी करने का वादा किया, फिर उसे शराब पिलाई, दोनों ने साथ में शराब पी और उसके बाद शराब पीने के बाद जब ये महिला शराब के नशे में थी तब फुटपाथ पर ही इसका बलात्कार किया। जबकि इस पीड़ित महिला के 18 साल के बेटे का कहना है कि उसकी मां सड़कों से कचरा और प्लास्टिक इकट्ठा करने का काम करती है और कई कई दिनों तक वो घर नहीं आती है। और अब इस मामले में पुलिस उस व्यक्ति की भी तलाश कर रही है जिसने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और पुलिस को इस मामले की जानकारी देने की बजाय इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जो कि कोयला फाटक कलारी के पास उसको मिला था, जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो, और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी देके और भाग गया। चूंकि बहुत काफ़ी गंभीर घटना थी और पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की और तुरंत ही एफआईआर के आधे घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अब देखिए, जैसा कि आपने इसमें सुना कि उस आदमी ने इस महिला को पहले उससे दोस्ती की,
फिर उसे शराब पिलाई, और हो सकता है कि जब ये वारदात हुई हो तब ये महिला शराब के नशे में रही होगी, और इसलिए उस महिला ने ना तो शोर मचाया, ना ही बचने की कोशिश की, क्योंकि वो शराब के नशे में थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी के जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने भी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। वीडियो तो बनाते रहे लेकिन मदद के लिए नहीं आए। इस आदमी को रोकने वाला एक भी मर्द वहां पर मौजूद नहीं था। और ये सारे लोग वो हैं जो अपने मर्दानगी की बड़ी बड़ी दास्तानें बनाकर सोशल मीडिया पर तो डालते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो फिर बुज़दिल बन जाते हैं। अगर हमारा समाज जिंदा होता तो वो इस घटना में जिंदा दिखाई भी देता और इस घटना को रोकने की कोशिश करता। लेकिन कड़वा सच ये है कि हमारे देश में बलात्कार की घटनाओं के बाद लाखों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन तो करते हैं, स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, कस्में खाते हैं, लेकिन जब यही घटना उनकी आंखों के ठीक सामने होती है तो वो इसका सिर्फ तमाशा देखकर एक वीडियो बना लेते हैं। और इससे ज्यादा दुखद हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ और हो नहीं सकता। अब हम आपको आज का एक नया शब्द बताएंगे और वो है राजनीति का खेल, या फिर खेल की राजनीति। ये दोनों ही चीजों को आप उल्टा करके भी रख सकते हैं, राजनीति का खेल, खेल की राजनीति। और अब ये दोनों आपस में मिलने लगे हैं। ये शब्द तब बनता है जब राजनीति और खेल का मिश्रण हो जाता है, और आज हमारे देश में यह मिश्रण देखने को मिला है। आज मशहूर कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अनौपचारिक रूप से तो शायद पहले ही शामिल हो गए थे, लेकिन आज औपचारिक रूप से पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ऐसी खबरें हैं कि विनेश फोगाट हरियाणा की जुलाना सीट से चुनाव लड़ सकती है, जबकि बजरंग पूनिया को हरियाणा के पार्टी संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर लिखा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। विनेश फोगाट का कहना है कि वो कांग्रेस में आकर बहुत गर्व महसूस कर रही हैं, क्योंकि जब वो सड़कों पर आंदोलन कर रही थीं तब कांग्रेस ने ही उनके आंसू पोंछे थे। जबकि बजरंग पूनिया का कहना है कि बीजेपी का काम सिर्फ राजनीति करना है और इसलिए अब वो सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने पर अपना सारा ध्यान लगाएंगे, अपना सारा जोर, अपनी सारी ताकत जो पहले कुश्ती में लगाते थे अब वो कांग्रेस को मजबूत करने में लगाएंगे। यानी अब ये दोनों पहलवान नेताओं की भाषा भी कितनी खूबसूरती से बोलने लगे हैं, आज आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और अब कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि विनेश फोगाट जुलाना सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। और अगर वो जीत गई तो बहुत जल्द पहलवान के रूप में नहीं बल्कि एक विधायक के रूप में, एक नेता के रूप में वो देश के सामने आएंगी। और हो सकता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो वो मंत्री भी बन जाए। 18 जनवरी 2023 को जब पहली बार विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है और हरियाणा कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है।
तब उन्होंने यह आरोप लगाया था। लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने इन आरोपों को तब गलत बताते हुए कहा था कि उनके आंदोलन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और उस समय बजरंग पूनिया ने सीपीएम के नेता वृंदा कारात को उनके मंच से उतर जाने के लिए भी कह दिया था और कहा था कि वो अपने आंदोलन को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए किसी भी नेता को वो मंच पर आने की इजाजत नहीं देंगे। और उस समय उन्होंने किसी नेता को मंच पर आने भी नहीं दिया। और आपको बताएंगे कि इस बगावत के पीछे नाराजगी है या इसके पीछे कोई रणनीति है। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए जिन 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, उस सूची को लेकर अब बीजेपी में बगावत हो गई है। बीजेपी बड़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती है। बीजेपी में बगावत नहीं होती, बीजेपी में विद्रोह नहीं होता, बाकी पार्टियों के मुकाबले तो बहुत ही कम होता है, अगर कभी हुआ भी हो। लेकिन इस तरह का विद्रोह बीजेपी में जो दिखाई दे रहा है, शायद इससे पहले नहीं दिखा। इसमें बीजेपी ने 3 मंत्रियों समेत कुल 9 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और बाकी 21 सीटों पर भी उसने ऐसे नेताओं को टिकट दे दिया जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं, यानी जो इंपोर्टेड नेता हैं। इनमें 7 नेता कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी के हैं और 4 नेता इंडियन नेशनल लोकदल से आए हैं, जिन्हें बीजेपी ने इस बार के हरियाणा चुनाव में टिकट दे दिया। और इसी वजह से बीजेपी में बगावत हो रही है, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो अपने नेता हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि हम वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं, आप हमारी अनदेखी करके जो इंपोर्टेड नेता हैं, जो अभी कल आए हैं दूसरी पार्टियों से, उन्हें आप टिकट दे रहे हैं। हरियाणा में कुल मिलाकर 29 सीटें ऐसी हैं जिन पर टिकट बंटवारे से बीजेपी के नेता नाराज हैं और इनमें भी 11 नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा देकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और इनमें 2 नाम बहुत बड़े हैं, एक है सावित्री जिंदल और दूसरा है रणजीत चौटाला का। और टिकट नहीं मिलने से बीजेपी के नेता कितने भावुक हैं और कैसे बीजेपी के नेता अपने अपने इलाकों में जाकर अपने समर्थकों के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं और उनके आंसू निकल रहे हैं आंखों से, ये आप देखिए इन वीडियोस में। ये संगठन की लड़ाई हम आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे और आप लोग हमारी ताकत बने। वो सच्चे आदमी चाहिए अपनी तरह और हमने भीखदारों को भी पुरस्कार किया। जैसे आप करें या मैं तुमने करूं। 2 साल में हमने केवल 10 दिन को हरियाणा बुलाया है, सोनीपत बुलाया है, कि बेटा हमारे पास समय नहीं है। पिछले 2 साल से वो घर नहीं आई है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस बगावत के पीछे वाकई में नाराजगी है या फिर इसके पीछे बीजेपी की कोई रणनीति है। असल में कर्णदेव कंबोज, रणजीत चौटाला, सावित्री जिंदल, दीपक डागर, कविता जैन, शशि रंजन परमार और विशंभर वाल्मीकि जैसे नेताओं को अगर बीजेपी टिकट दे देती तो शायद बीजेपी के टिकट पर ये नेता हार सकते थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 46 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन से इस बार पीछे रही थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब अगर ये नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं तो इससे इन नेताओं के जीतने की या इन नेताओं द्वारा वोटों को बांटने की संभावना, वोटों को काटने की संभावना बन सकती है, जिससे बीजेपी को ही लाभ होगा। तो 2 चीजें हैं, बीजेपी को लेकर 10 साल बीजेपी शासन में रही, उसे लेकर जो लोगों में नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी जिसे हम कहते हैं, उसका असर इन नेताओं पर भी पड़ सकता था। अगर ये बीजेपी की टिकट पर लड़ते तो वो नाराजगी इन नेताओं के प्रति, इन नेताओं की तरफ भी जाती और हो सकता है कि ये हार जाते।